दोस्तों नमस्कार। आज हम मशहूर अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और हमारे वीर भारतीय सम्राट पोरस की कहानी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व यूरोप में ग्रीस नाम का देश है, वहाँ मैसिडोनिया नाम की जगह पर हुआ था। उसके पिता का जो नाम राजा फिलिप था, और राजा फिलिप बहुत महत्वाकांक्षी थे और उनका सपना था कि उस समय महान पर्शियन साम्राज्य था, जिसको आजकल आधुनिक ईरान कहा जाता है, उसको जीत लिया जाए। मित्रों, जब सिकंदर केवल 16 साल का था, तब राजा फिलिप उसको पूरे राज्य का प्रभारी बना गया था, क्योंकि वो कहीं युद्ध के लिए गया हुआ था। उस समय सिकंदर ने अपनी योग्यता और वीरता का बहुत अच्छा परिचय दिया। बाद में राजा फिलिप की हत्या उनके ही एक अंगरक्षक ने कर दी और सिकंदर को मैसिडोनिया का साम्राज्य प्राप्त हो गया। मित्रों, अब सिकंदर ने पर्शियन साम्राज्य पर आक्रमण आरंभ किए और केवल 3 साल की अवधि में उस साम्राज्य को जीत लिया और फाइनली राजा डेरियस तीसरे को हराकर, और उनकी युद्ध में मृत्यु भी हो गई थी, सिकंदर ने पूरे पर्शियन साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मित्रों, उस समय यूरोप के लोग ऐसा मानते थे कि भारत इस दुनिया के छोर पर स्थित है और भारत से आगे फिर कुछ भी नहीं है। तो अब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने का प्लान बनाया और 327 ईसा पूर्व सिकंदर भारत की ओर बढ़ने लगा एक विशाल सेना को लेकर। हमारी उत्तर पश्चिमी सीमा पर पंजाब में उस समय छोटे छोटे अनेक राज्य थे। कोई एक विशाल साम्राज्य नहीं था जो सिकंदर का सीधे सीधे सामना कर पाता। सिकंदर ने सभी राजाओं को संदेश भेजा कि मैं आ रहा हूँ और यदि मेरा मुकाबला करोगे तो नष्ट हो जाओगे, तो मेरे सामने नतमस्तक हो जाओ। अनेक राजाओं ने ऐसा किया भी और सिकंदर के सामने नतमस्तक हो गए। इनमें खास राजा आम भी था, जिसका प्रदेश तक्षशिला था और इसका इलाका चिनाब और सिंधु नदी के बीच में पड़ता था। इस राजा की अपने पड़ोसी राजा पोरस से बड़ी दुश्मनी थी। पोरस का राज्य इसके राज्य के ठीक दक्षिण में था, यानी कि झेलम और चिनाब नदी के बीचों बीच। सिकंदर ने जब पोरस को भी यही संदेश भेजा तो पोरस ने साफ साफ मना कर दिया कि आ जाओ और मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। पोरस ने युद्ध की तैयारियां आरंभ कर दी और जाहिर है सिकंदर तो जीतने के लिए आया ही था। सिकंदर की मदद आम्भी ने भी की। उसने काफ़ी सेना भी उपलब्ध कराई और उसको रसद आदि देकर उसकी मदद की। माना जाता है कि सिकंदर की सेना में टोटल तकनीशियन, इंजीनियर और मजदूरों और सैनिकों को सारा मिलाकर 1,20,000 लोग थे, जिनमें से करीब 50,000 लड़ने वाले सैनिक उसके साथ थे, जिनको तमाम युद्धों का अनुभव था और उनके पास बेहतर हथियार भी थे। उस समय जो युद्ध नीति थी उसमें भारत की युद्ध नीति व्यक्तिगत वीरता पर अधिक आधारित थी कि प्रत्येक सैनिक वीरता दिखाना चाहता था, जबकि यूरोप की जो युद्ध नीति थी उसमें ये सैनिक मिलकर लड़ते थे और योजना बनाकर लड़ते थे और व्यक्तिगत वीरता को इतना महत्व दिया नहीं जाता था। सिकंदर की सेना झेलम के पश्चिमी तट पर इकट्ठी हो गई। इधर पूर्वी तट पर झेलम के किनारे पर पोरस भी अपनी सेना सहित आ गए। इसके बाद सेनाएं काफ़ी दिनों तक वहाँ रुकी रहीं। बारिश का मौसम आ गया था और झेलम नदी बहुत चढ़ी हुई थी। ऐसी नदी कभी सिकंदर के सैनिकों ने देखी नहीं थी और सिकंदर समझ गया कि यहाँ से तो नदी को पार करना बहुत कठिन है। इसलिए उसने अपने बहुत सारे जासूस भेजे कि ऐसी जगह पता लगाएं जहाँ पर नदी को पार करना आसान हो जाए। जिस जगह पर सेनाएं रुकी हुई थी उससे 17 किलोमीटर ऊपर की तरफ सिकंदर को एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ नदी का पाट जो था वो सकरा था और वहाँ सिकंदर ने पुल बनवा दिया। और इधर जो मुख्य उसका सेना का केंद्र था वहाँ पर उसने ढोल बाजे बजवाना चालू रखा और कुछ सेना भी वहीं छोड़ दी गई और बाकी सभी सेना को लेकर वो जहाँ पुल बना था वहाँ चुपके चुपके पहुँच गया और उसने नदी को पार कर लिया। जब पोरस को पता लगा कि सिकंदर ने नदी पार कर ली है तो वो भी तुरंत आगे बढ़ा। सबसे पहले तो उसका पोरस का पुत्र करीब 1,000 सैनिकों की सहायता से आगे बढ़ा और उसने सिकंदर की
मुख्य सेना को टक्कर दी। भीषण युद्ध हुआ। लगभग 400 सैनिक पोरस की सेना के खेत रहे। सिकंदर की सेना विशाल थी, इसलिए उसकी जीत हो गई और इसके बाद सिकंदर की मुख्य सेना आगे बढ़ी और पोरस की भी मुख्य सेना आगे बढ़ी। माना जाता है कि पोरस की जो टोटल ऊंचाई थी वो लगभग 7 फीट थी और उनके पास विशाल हाथियों का करीब 100 हाथियों का बेड़ा था जो बड़े प्रशिक्षित थे युद्ध के लिए। और उनमें से एक विशाल हाथी पर सेना के बीचों बीच पोरस बैठे हुए थे। जब लड़ाई शुरू हुई तो सिकंदर के अधिकांश सैनिक तो घोड़ों पर सवार थे और उनके पास लंबे लंबे भाले हुआ करते थे। इधर पोरस की जो पैदल सेना थी वो उस समय धनुष कुछ इस तरह के थे कि धनुष को एक तरफ से पैर से दबाना पड़ता था और फिर खींच के बाण छोड़े जाते थे। पर बारिश का मौसम होने से धनुष को पैर से दबाने में बड़ी कठिनाई होने लगी, इसलिए पोरस की जो धनुर्धारी सेना थी वो ज़्यादा काम नहीं कर पाई। भयानक युद्ध शुरू हुआ। पोरस खुद युद्ध में भाग ले रहे थे। 100 हाथी थे पोरस के। उन्होंने सिकंदर की सेना में बहुत नुकसान मचाना शुरू कर दिया। वो सिकंदर का जो भी सैनिक सामने पड़ जाता या जो भी घोड़ा सामने पड़ जाता उसको सूंड में जकड़ के दूर फेंक देता था और पैरों से कुचल डालता था। काफ़ी घबराहट फैल गई सिकंदर की सेना में कि अब इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। तुरंत वहाँ विचार विमर्श हुआ और इन हाथियों से निपटने का एक तरीका निकाल लिया गया। हाथी को चारों तरफ से घेर के बहुत सारे सैनिक तीर चलाने लगते थे और वो इस तरह चलाते थे कि हाथी की आँख को निशाना लगा रहे थे जिससे हाथी अंधा हो जाए। जब हाथी अंधा हो जाता था तो फिर दर्द के मारे वो चिंघाड़ता हुआ शत्रु और मित्र दोनों में से किसी को नहीं पहचानता था और जो भी अक्सर तो पीछे मुड़ के अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागने लगता था। इस तरह से सिकंदर के सैनिकों ने हाथी की इस सेना को काफ़ी नुकसान उठाने के बाद विफल कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना के 3 हिस्से किए थे। एक सेना तो जो सामने से लड़ रही थी और बाकी की 2 सेनाओं को दाएं और बाएं से हमला करने के लिए भेज दिया। ये वही यूरोपियन पद्धति और मध्य एशिया की पद्धति थी जो बाद में बाबर ने भी पानीपत के पहले युद्ध में अपनाई थी, जिसमें कि इसको तुगलुमा कहा जाता था, जिसमें मुख्य सेना के दोनों तरफ से 2 टुकड़ियां और भेजी जाती थी जो दाएं और बाएं से अटैक करके शत्रु की सेना में अफरा तफरी मचा देती थी। सिकंदर ने ऐसा ही किया और धीरे धीरे चूँकि उसकी सेना भी बड़ी थी और हथियार भी उसके उन्नत थे तो उसकी सेना की जीत होने लगी। पर पोरस ने हथियार नहीं डाले। पोरस लड़ते ही रहे, हाथी पर बैठकर भाले चलाते रहे। उनको 9 घाव लगे, सारे शरीर से खून बहने लगा और वो एक बार तो बेहोश होकर गिर गए, परंतु फिर भी उन्होंने युद्ध जारी रखा। जब सिकंदर ने यह नज़ारा देखा तो उसने आंभी को कहा कि आप जाके इनको पोरस को बोलो कि ये मैं इनके साथ दोस्ती करने को तैयार हूँ। जैसे ही आंभी पास में गए पोरस के तो पोरस ने तुरंत अपने भाले उठाकर चलाना शुरू कर दिए, तो आंभी को भाग के आने पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद सिकंदर ने फिर एक दूसरा संदेश भाग भेजा और तब जाके किसी तरह पोरस को राजी किया जा सका और पोरस ने हाथी से उतरकर सिकंदर के सामने अपनी हार मान ली। इसके बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा कि आपके साथ क्या सुलूक किया जाए। ये बड़ी हमारी लोक कहानियों में भी आता है। तो पोरस ने कहा कि वही सुलूक किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। वो कहते हैं कि सिकंदर ने पोरस को दोस्त बना लिया और फिर पोरस ने भी दोस्ती निभाई और बाद में जब सिकंदर ने और आगे अपनी सेना के साथ अभियान किए तो पोरस ने उसकी मदद भी की और बदले में सिकंदर ने जो भी राज्य नए नए जीते वो सब पोरस को ही सौंपता चला गया। इस तरह से ये सिकंदर के सैनिकों को भारतीय राजाओं की और भारतीय सैनिकों की वीरता का स्वाद मिल गया। इतना ज़्यादा नुकसान हो गया था कि सिकंदर की सेना बड़ी हतोत्साहित हो गई और जैसे ही सिकंदर बाद में ब्यास नदी के तट पर पहुंचा तो उसके पार घनानंद का बहुत विशाल ताकतवर साम्राज्य था और वहां जाकर के सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और कह दिया कि हमें बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए हैं अपना घर छोड़े हुए और हमारे बहुत सारे साथी इस अभियान में काम भी आ चुके हैं, इसलिए अब आप वापस चलिए और बाद में फिर आइएगा युवा सैनिकों को लेकर। सिकंदर ने उनको समझाने की बड़ी कोशिश की, भावनात्मक रूप से भी उनका शोषण करके तैयार करने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। तब सिकंदर को मजबूर होकर वहीं ब्यास नदी के तट से
भारत से वापस लौटना पड़ा और लौटते समय उसने दूसरा रास्ता चुना और वापस जाते जाते बेबीलोन के पास सिकंदर की बड़ी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। कहते हैं कि उसने मरने के पहले ये कहा था कि जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखे जाएं जो कि खाली हैं और लोगों को ये समझ में आए कि जब मैं जा रहा हूँ तो खाली हाथ जा रहा हूँ और मैंने जो इतना खून खराबा किया, इतना आक्रमण किया, अंत में इसका फल मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मित्रों, पोरस हमारे भारतीय वीरता के इतिहास में एक बड़े विख्यात अमर सेनानी रहे हैं, जो कि आज जो इलाका पाकिस्तान में है उस इलाके में सिंधु नदी के पास उनका राज्य फैला हुआ था और उन्होंने सिकंदर जैसे बहुत ताकतवर और विशाल सेनापति की सेना के सामने आत्मसमर्पण करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और उसका मुकाबला पूरे साहस से किया। उस लड़ाई में उनके कई पुत्र और मित्र भी मारे गए और ख़ुद भी बहुत घायल हुए, पर उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी और यहाँ तक कि सिकंदर की सेना का मनोबल पूरी तरह से ख़त्म हो गया और सिकंदर की सेना थोड़ी दिन बाद वहाँ से वापस लौट गई। मित्रों, थोड़े ही दिन बाद महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना सिंधु नदी तक हो गई, जिसने यूनान के जो सेना और थोड़े बहुत जो सेना नायक या अधिकारी बचे हुए थे उन सबको निकाल के बाहर भगा दिया और महान मौर्य साम्राज्य ने बाद में भारत में विकास के बहुत बहुत काम किए। तो मित्रों, आप सब ने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और नमस्कार आपको मैं करता हूँ। जल्दी ही नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा।